दबे लफ्ज़ों में कुछ इस तरह बात की कि उनको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अभी वो नौजवान खून है और लेकिन तजर्बा ही होता है, इस किस्म के बयान। लेकिन उसके बाद दुबई में एक मीटिंग होती है इनकी, दुबई का एक विज़िट होता है और उसके बाद कमालात ही कमालात नज़र आ रहे हैं कि अब तो एक पेज नज़र आ रहा है। क्या ऐसा हुआ इस मीटिंग में? देखिए, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात जो मैं यहाँ याद दहानी कराना चाहता हूँ वो ये है कि जरदारी साहब को एक जरदारी सब पे भारी ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। ये थोड़ी है कि उनका कमाल सिर्फ पार्टी पे चलता है, घर पे नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने फिर एक कमाल दिखाया है और बेटे को मना लाए हैं और एक साथ बैठ के उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के बुलंद किया है। तो ये जरदारी साहब का कमाल है। इसके ऊपर हम मतलब इसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनको कि उन्होंने बिलाखिर एक ऐसे स्टेज पर, जब इलेक्शन इतना करीब है, जब इतनी कैंपेन हाई पिच पे जा रही है, उसमें घर के अंदर की किसी लड़ाई को बढ़ने से रोक के, या इख्तलाफात कह लीजिए, लड़ाई तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो उसको काबू किया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उनकी अचीवमेंट है। बिलावल साहब आजकल ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि पुराना तर्ज सियासत जो है उसको तर्क करना चाहिए, नौजवानों के हाथ में सियासत और कौम की तकदीर देनी चाहिए और वो कौम की तकदीर बदल देंगे। लेकिन बुखारी साहब, ये पुरानी तर्ज सियासत है क्या? ये बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। आज थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर लेते हैं। देखिए, पुरानी सियासत थी नेशनलिज्म, हुब्बुल वतनी, एक कौमियत, इत्तेहादो यानी यगानगत। कायद आज़म का आपको याद है मोटो क्या था? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ये थी पुरानी सियासत। अगर कायद आज़म की सियासत थी, उसके बाद की सियासत तो अगर हम सियासत की बुनियाद और उसकी असास छोड़ देंगे तो जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था वो कायम कैसे रहेगा? क्या हम इससे बिल्कुल डिपार्चर कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे इसको उठा के फेंक दें और यूथ के हाथ में दे दें? यूथ को विजडम कहाँ से डिराइव करनी है? इस मुल्क के खालिकों से। खालिक तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने कोशिश करके यानी तहरीक चला के पाकिस्तान को बनाया, हमें उनसे डिराइव करनी है स्ट्रेंथ भी, सियासत भी, विजडम भी और नेशनलिज्म भी। ठीक है ना? ये तो हम ये बात एक नारे की हैसियत से तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पुराने सारे बेवकूफ़ थे, जाहिल थे, उन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया। ऐसा नहीं है, ये उनकी वजह से नहीं है, और फैक्टर हैं बहुत सारे जिस पर किसी और प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से एक इलेक्शन स्लोगन है और इलेक्शन कैंपेन का नारा है, वो ये कि जी नून लीग जो है वो असल में महंगाई लीग है। लेकिन बुखारी साहब, इस दौर में ये वज़ीर ख़ारिजा, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कर सकते कि आप वहाँ की एक खूबी तो ले लें कि जी मेरे वज़ीर ख़ारिजा होते हुए गैर ममालिक से हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, और बाकी है जी मैनू नहीं पता बाकी की हो रहा सी। ये नहीं होता। जब इत्तेहाद की हुकूमत बनती है, जिसको आप मखलूत हुकूमत कह लें, आप उसको इत्तेफाक राय की हुकूमत कह लें, जो भी नाम दे लें आप उसको, जरदारी साहब ने भी कहा है कि कम उम्र वज़ीर ख़ारिजा बनकर उसमें जिम्मेदारियाँ और क्रेडिट, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक खूबी को लेकर तराने गाएं और बाकी जो खामियां कहें मेरा क्या ताल्लुक है उससे, तो ये होता नहीं है। लेकिन बहरहाल जैसा मैंने कहा कि ये इलेक्शन सियासी स्लोगन्स हैं, इसलिए बर्दाश्त किए जा सकते हैं। लेकिन जो असल बात है वो है कि ये इवेंट क्या था कोयटा में? इवेंट था PPP का यौम तासीस, द फाउंडेशन डे जिसको हम कहते हैं। थोड़ी सी अगर हम इसकी तारीख में बात कर लें तो कोई हर्ज है? जी श्योर। पहली बात तो ये है कि ये 56वां यानी यौम तासीस था और ये पार्टी अब 56 साल की हो गई है। इसके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो इस उम्र को नहीं पहुंच पाए थे, उनकी बेटी बेनज़ीर भी इस उम्र को नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अगर इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आप निकाल दें तो पार्टी के पीछे कुछ नहीं है, उसकी बसात ही कुछ नहीं है। तो इन दोनों ने जो नाम मैंने लिए हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके साथ। अब एक और नई बहस चल निकली है, 3 पीपीज़ वाली पीपल्स पार्टी और 4 पीपीज़ वाली पीपल्स पार्टी। 3 वाली के चेयरमैन जो हैं वो बिलावल भुट्टो हैं और 4 वाली के सदर जो हैं वो जरदारी हैं। एक बात याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ 4 वाली PPP जो है वो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड दूसरी भी है, लेकिन असल पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर जिसका फ़ाल किरदार है वो जरदारी साहब वाली है। इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि टिकट मैंने देने हैं, और जब सवाल पूछा गया तो कहा बिलावल को भी टिकट मैंने ही देना है। तो ये एक तरफ हो गई। दूसरी बात ये है कि तीर का निशान जो है वो पार्टी की मजबूरी थी
क्योंकि उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने उनको तलवार के नाम से यानी वो इंतखाबी निशान देने से इनकार कर दिया था। तलवार भुट्टो साहब ने 1967 में पार्टी का निशान जो है वो तय किया था और वो सिंबॉलिक था। भुट्टो को फांसी 51 वर्ष की उम्र में हुई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त उम्र 54 साल थी। मुर्तज़ा भुट्टो की 42 साल थी और शाहनवाज जिनको जहर दिया गया था पेरिस में, उनकी उम्र 26 साल थी। तो ये पार्टी ट्रेजेडी से भी भरपूर है, यानी इनकी तारीख अगर लिखी जाएगी तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है आप कहीं, इसीलिए इसको शहीदों की पार्टी कहा जा सकता है। जो जिस कैफियत का आपने जिक्र किया बिलावल और जरदारी साहब के बीच, यही सूरत हाल एक दफ़ा मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान भी आई थी, मगर वो सोच का नहीं, अप्रोच का फ़र्क था। इसलिए कि बेटी ना तजर्बाकार थी और बेगम साहिबा यानी नुसरत भुट्टो साहिबा जो है, उन्होंने भुट्टो के साथ पार्टी को लॉन्च भी किया था, पार्टी को अरूज पर जाते हुए भी देखा, इक़्तिदार में आते हुए भी देखा। उस वक्त जो है जब पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया यानी मुशर्रफ साहब के दौर में, तो फिर मखदूम अमीन फ़हीम साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए आसिफ जरदारी ने कहा था कि आप पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो। बाद में उन्होंने फिर वो वसीयत पढ़ के सुनाई और फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी में मुकर्रर कर दिया। तो ये छोटी सी हिस्ट्री जो है वो बयान करना बहुत ज़रूरी थी। लेकिन इस पार्टी की असास की तरफ अगर आप जाएं तो इसकी असास बहुत बड़ी है, इस पर कोई शुबा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दूसरी पार्टी जो है, यानी असास उसके अंदर बेसिक फाउंडेशन। भुट्टो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा लीडर था और उसकी धूम मुल्क में नहीं थी, उसकी धूम इंटरनेशनल अरीना में थी। दर हकीकत जो चीज़ उनकी बाद की नाकामी का बायस बनी वो ये थी कि वो इंटरनेशनल अरीना में इतने आगे चले गए थे कि जब उन्होंने पलट के देखा तो इट वाज टू लेट, कि उनके पीछे जो गवर्नर थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इतना गंद डाल दिया हुआ था कि वो संभालना मुश्किल था। इंटरनेशनल अरीना के अंदर मैं एक वाक़या दो वाक़यात सुनाने की इजाज़त दीजिए मुझे, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि हेनरी किसिंजर, जिनकी अभी ये बुध के दिन वफ़ात हुई है, उन्होंने अपनी साने उम्री में लिखा कि मैंने शटल डिप्लोमेसी के ज़रिए पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाए रखा, लेकिन एक शख्स इसमें एक्सेप्शन है। वो ऐसा था जिसने मुझे एक ही इशू पर 2 दफ़ा बेवकूफ़ बनाया और उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इशू था ये कि वो 1974 में आए और उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो भुट्टो साहब ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं लाहौर एयरपोर्ट पे आपको 25 मिनट के लिए मिल सकता हूँ। तो ये बड़ी तारीख़ी मुलाकात थी जो लाहौर के पुराने एयरपोर्ट के ऊपर हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दें, ये मैं पैगाम लेके आया हूँ सदर अमेरिका का। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस वक्त आपका मुल्क जो है उसमें इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त की इंतज़ामिया के साथ मेरी होगी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो पता नहीं बाद में आने वाली हुकूमत उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। तो ये क्या ये बेहतर ना होगा कि हम आपके इलेक्शन के बाद इस पर बात कर लें? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। सो ही वेंट बैक एंड टोल्ड द प्रेसिडेंट दिस इज़ व्हाट ही हैज सेड। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब इलेक्शन हो गए तो दूसरी दफ़ा उन्होंने 1976 में जब PNA की मूवमेंट का आगाज़ हो गया था, उस वक्त फिर कहा कि मैं आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो अगला मैं बहुत दिनों तक मसरूफ़ हूँ, पेरिस में पाकिस्तान एम्बेसी में मुलाकात हो सकती है। तो वो वहाँ मिले उससे, तो किसिंजर साहब तशरीफ़ लाए, तो उनका जी हाँ आप बोलें, वही मैसेज है जो मैं लेके आया था पहले। उनका मैं तो तैयार था इस सब कुछ के लिए, लेकिन अब मेरे ख़िलाफ़ आपको पता है बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है, इलेक्शन होने भी है, पता नहीं मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। तो ये बेहतर ना होगा कि हम इलेक्शन के बाद, जब मेरे यहाँ इलेक्शन हो जाए उसके बाद बात करें, जब हमारे इलेक्शंस हो जाए तो उसके बाद। उसने अपनी किताब में लिखा, आई हैव फूल्ड द होल वर्ल्ड थ्रू डिप्लोमेटिक थ्रू शटल डिप्लोमेसी बट वन मैन फूल्ड मी ट्वाइस। एक तो ये, दूसरी ये कि चेयरमैन माओ साहब को जब ये कहा गया कि अब आप ज़ईफ़ हो गए हैं तो आप इन जो पब्लिक अपीयरेंसेस हैं अपनी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो और जो हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं उनसे मुलाकात आपकी अब नहीं कराएंगे हम। तो उनका एक आदमी से मैं मिलना चाहता हूँ लास्ट, एंड दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड दैट, एंड दे सेड हु, तो ही सेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सो ही वाज वन मेजर लीडर who visited China to meet Chairman Mao Zedong for the last time। ये वो विजिटर जिसके बाद उन्होंने अपनी जैकेट और वो अपनी टोपी भुट्टो साहब को दी। ऑल राइट। तो इतने बड़ी एहसास की पार्टी है ये। ठीक, बुखारी साहब जाते जाते ना मैं एक और अहम सवाल पूछना चाह रही हूँ कि इंतखाबात डिले होने की बहुत बात हो रही थी, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने पैमरा को अब कह दिया कि नोटिस ले।
तो अब तो बड़ा कैटेगोरिकली इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आ गया और उसने स्ट्रिक्टली उसको पैमरा को भी कह दिया कि ये जो गुफ्तगू मीडिया पर हो रही है इसका नोटिस लिया जाए। तो इसका मतलब ये कि अब ये इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, ये अफवाहें ही। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको अगर याद हो तो अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो कराने हैं हमने, जिस पर चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन ये थी कि फिर इसको पत्थर पर लकीर समझें। ठीक, तो एक वो, और मेरा ख्याल है कि उसी की रोशनी में है कि पैमरा ने कहा है कि इसकी ताख़ीर के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। कोर्ट ने भी ये कहा था कि आज के बाद आप अपनी बेगम से तो कर लें बात इसकी, लेकिन मीडिया और पब्लिक में इसकी बात नहीं होगी। ठीक है, यानी अब इलेक्शन कमीशन ने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा क्लियर कर दिया। मतलब इलेक्शन अब होने ही होने एज ऑफ टुडे। ठीक हो गया। बुखारी साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन और हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा गज़ा इसराइल से मुताल्लिक है। स्टे ट्यून्ड।